गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में नया चैप्टर ले रहे हैं ज्योग्राफी का, और ये लास्ट चैप्टर भी है, ठीक है। और जिसका नाम है लाइफ लाइन्स, लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड देखिए क्या लिखा है, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चैप्टर का डिस्कशन होगा, और पहले हम जानेंगे इसमें पढ़ेंगे क्या, और इसके विषय में जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो भी आज हम करेंगे। तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि इस चैप्टर में आ क्या रहा है। बच्चों के दिमाग में एक आउटलाइन होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और किन टॉपिक से, इस चैप्टर में किस टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन, मालूम होना चाहिए कि नहीं। तो लेट अस सी एट द ब्लैक बोर्ड। तो लिखा है चैप्टर एट अ ग्लांस। क्या लिखा हुआ है? चैप्टर एट अ ग्लांस। हाँ, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की बात हो रही है। भारत में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, आवागमन के जो रास्ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो भारत में जो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के हैं, तो उसमें आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा ही हुआ है रोडवेज, सड़क के माध्यम से जाना होता है। एक जगह से दूसरी जगह हम सड़क के माध्यम से जाते हैं। रेलवेज हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन रेलवे आसानी से पहुंचा देता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे वाटरवेज, जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वाटरवेज से भी आएंगे। फिर अगला क्या है? एयरवेज, हवाई जहाज, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, आसानी से पहुंच जाते हैं, कम समय में, समय की बचत होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। और एक है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन क्या है? किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ना मिनरल्स वाले चैप्टर में, क्या बताया था कि जो है हम जो आयरन ओर की जो स्लरी होती है उसको पाइप के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह हम भेज देते हैं। समझ में आ रही है? हाँ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, इसमें हम सड़क के बारे में ही पढ़ेंगे, कितने प्रकार की सड़कें होती हैं आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए क्या है, पहली सड़क है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, ठीक है। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, इनको जोड़ने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। फिर नेशनल हाईवे हैं, हमारे देश में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक स्टेट हाईवे भी होते हैं, जो राज्यों में सड़कें जाती हैं वो स्टेट हाईवे होती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, जिले की रोड। जैसे कानपुर जिला है तो इसके अंदर भी सब बहुत सारी रोडें हैं, तो जिले की रोडों के बारे में पढ़ेंगे। फिर गांव में रूरल रोड, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड मतलब जहाँ सीमाएं हैं, तो हमारे देश की जहाँ सीमाएं जिन देशों से लगती हैं तो वहाँ पर जो सड़कें बनती हैं वो बॉर्डर रोड कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें हम ये जानेंगे मेजर सी पोर्ट। मेजर सी पोर्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैप में भी आता है, 5 नंबर का मैप आता है, 2 नंबर को तो बन के आता है, फिक्स होता है, और 3 नंबर में मैप में भी ये पूछ लिया जाता है पोर्ट कहाँ पर है। तो मेजर सी पोर्ट जो है भारत के, उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। इससे MCQ बन सकता है और जानकारी आपको इसके विषय में पोर्ट के बारे में होना चाहिए। तो कुछ जो है बोर्ड की नज़र में, जो CBSE बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट सी पोर्ट हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। सारे नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है उसको पढ़ते जाइए। तो कांडला पोर्ट जो है कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ियों में एक कांडला पोर्ट है। और इसके बारे में भी जान लीजिए क्या है कांडला पोर्ट के बारे में। ये फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ये पहला पोर्ट है। लिखा है ना, फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ये पहला बंदरगाह है। पोर्ट माने क्या होता है? बंदरगाह। इट इज़ अ टाइडल पोर्ट, क्योंकि आप देखते होंगे गल्फ ऑफ कच्छ क्या है, वहाँ टाइड्स आते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंडिया का मैप बनाया जाए, ये बनाया जाए तो ये यहाँ पर ऐसे, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पर क्या होता है? टाइड्स आते रहते हैं, ये पानी, यहाँ पानी आता है, तो ये जो है इसको टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ में
इसलिए इसको टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। और यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ होता है ग्रेनरी का, अनाज का। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है ग्रेनरी का। और इसके पास में जो है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ से ग्रेनरी को जो है भेजा जाता है दूसरे देशों में। अब दूसरे नंबर का पोर्ट क्या है, मुंबई पोर्ट, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई, नाम से ही लग रहा है मुंबई पोर्ट। इसके बारे में क्या है, ये बिगेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है और स्पेसियस पोर्ट है, काफ़ी बड़ा है, स्पेस है, स्पेसियस मतलब काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। तो बिगेस्ट एंड स्पेसियस, बड़ी जगहों में, बड़ी जगह में बना हुआ पोर्ट ये बंदरगाह है। और इसके विषय में ये है कि नेचुरल हार्बर भी है और वेल सेटल्ड हार्बर है, मतलब नेचुरल और वेल सेटल्ड हार्बर है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है। तीसरा आपका है मर्मागांव पोर्ट, जो कि कहाँ है, नाम से ही लग रहा है मर्मागांव। तो ये पोर्ट जो है गोवा में, ठीक है, पणजी गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। इसके बारे में क्या है, ये प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। यहाँ से जो है अच्छी किस्म का जो आयरन ओर है, प्रीमियर लगा हुआ है ना, अच्छी किस्म का जो आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। कहाँ से, मर्मागांव पोर्ट से, गोवा। और फोर्थ नंबर का है कोच्चि पोर्ट, जो कहाँ है, केरला में। और ये क्या है, एक नेचुरल हार्बर ये भी है, ये भी एक नेचुरल हार्बर है। और इसके विषय में बताया गया है कि साउथ वेस्टर्न लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लेगून। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये लोकेटेड है एंट्रेंस ऑफ लेगून पर। ठीक है, केरला में। आप जाएंगे तो यहाँ कहीं केरला पड़ता है ना, यहाँ कहीं केरला है, तो यहाँ पर लेगून बनता है, वहां पर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, कोच्चि जो पोर्ट है वो यहाँ पर केरला में। और लेगून क्या होता है, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र एक बड़ा वाटर बॉडी है, तो उसका पानी जब किसी लैंड मास में, जमीन के जब लैंड मास में आके एक सैलो वाटर बॉडी भर जाता है, गोल टाइप का भर जाता है, तो उसको बोलते हैं लेगून। ठीक है, तो जमीन पर जो पानी एक बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट होता है और आके वहाँ भर जाता है, शैलो वाटर बॉडी बना देता है, तो उसको लेगून बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है लेगून, जैसे बहुत बड़ा पानी है, वो यहाँ से आया और यहाँ जाके क्या हो गया, भर गया, तो ये लेगून टाइप का बना देता है, इसको लेगून बनाते हैं यहाँ से। और ये बड़ी वाटर बॉडी से लेगून को सेपरेट करता है। समझ आ गया। अब 4 और पोर्ट बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे। ठीक है, तो 5th नंबर का चेन्नई पोर्ट है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। इसके बारे में क्या है, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, पुराना भी है और आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब तो जानते हैं आप लोग। हाँ, तो ये कृत्रिम बनाया हुआ जो है पोर्ट है और ओल्डेस्ट पोर्ट है। और इसकी जो रैंक आती है नेक्स्ट टू मुंबई, मुंबई के बाद ये 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट मुंबई है और 2nd नंबर पे चेन्नई पोर्ट आता है, याद रखेंगे। और इसके बाद इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, यहाँ बड़े बड़े मालवाहक जहाज आते हैं, व्यापार जो होता है वो 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे क्या है, मुंबई पोर्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैप में लोकेट करने को आ जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में क्या है, ये डीपेस्ट, सबसे गहरा, लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, लैंड से घिरा हुआ। ठीक है, तो डीपेस्ट भी है और लैंड लॉक है, लैंड से लॉक मतलब लैंड से आसपास लैंड है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ठीक है, सुरक्षित पोर्ट है। आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट, और यहाँ से आयरन ओर का जो है एक्सपोर्ट होता है, कहाँ से, विशाखापट्टनम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 7th है कोलकाता पोर्ट। ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। ये केवल इकलौता ऐसा भारत में है जो इनलैंड रिवर राइन पोर्ट है। रिवर राइन पोर्ट मतलब कोलकाता में कौन सी नदी बहती है, हुगली रिवर। तो हुगली रिवर के कोस्टल में ये वो जो है वहाँ पर ये स्थित है। और ये केवल इकलौता ऐसा हमारे भारत का है जो इनलैंड रिवर राइन पोर्ट है, यानी नदी जो हुगली है उसके कोस्टल पे बना हुआ है। यहाँ टाइड्स आते हैं, इसलिए इसको टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट पारादीप पोर्ट, जो कि कहाँ है, नाम से ही लग रहा होगा पारादीप कहाँ आता है, ओडिशा में। लोकेट करने को आ जाता है पारादीप पोर्ट, मैप में लोकेट करिए। तो ये ओडिशा में है और यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर होता है। क्या होता है, आयरन ओर।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की इसी चैप्टर पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को कौन कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, मैप पढ़ाई होगा आपने ऐसे, ये हमारा हो गया स्टार्ट में वेस्ट और इधर क्या हो गया ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट को कौन कनेक्ट करता है कॉरिडोर को, ईस्ट और वेस्ट को कॉरिडोर कनेक्ट कौन करता है। तो आपका आंसर क्या, मुंबई और नागपुर होगा, कि सिलचर और पोरबंदर होगा, कि मुंबई एंड कोलकाता होगा, कि नागपुर एंड सिलीगुड़ी होगा। तो आप लोगों को इसका आंसर देने से पहले दिमाग में कुछ रखना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट में क्या है, वेस्ट में गुजरात आता है, ठीक है, और वहीं पर पोरबंदर आता है। तो ये तो पोरबंदर हो गया, और इधर आता है ईस्ट में आसाम, आसाम का क्या है शहर है सिलचर। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, सिलचर एंड पोरबंदर। तो ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही, कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट को कौन जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर एंड पोरबंदर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम बीआरओ कहते हैं, इस्टेब्लिश, ठीक है। तो ये जो बीआरओ बनाया गया हमारे देश में आज़ादी के बाद, यानी कि 7 मई 1960 को बनाया गया, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 मई 1960 को बीआरओ बनाया गया, और जिसका काम मेन क्या होता है, सीमाओं पर जो देशों की सीमाएं जुड़ती हैं वहां पर सड़क बनाने का काम होता है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। थर्ड नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन द डिस्ट्रिक्ट रोड। जिले की रोड का जो मरम्मत होती है उसका मेंटेनेंस जो होता है वो कौन देखता है, क्या वो जिला परिषद है, या विलेज पंचायत है, ब्लॉक समिति है, या ग्राम पंचायत। बात समझ आ रही है। तो एक जिले की रोडों का, तो जिले में तो शहर के भी जिले आते हैं, गांव वाले भी जिले आते हैं। तो क्या होगा, इसका विलेज पंचायत तो होगा नहीं, विलेज, ब्लॉक समिति भी विलेज को देखती है, ग्राम पंचायत भी विलेज से रिलेटेड है। तो जिला परिषद होगा, क्या होगा इसका, जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रोड की मेंटेनेंस करता है, उसका बनवाना, उसकी मरम्मत करवाना, ये सब जिला परिषद के अंडर में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिला परिषद। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिडोर लिंक करता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। तो श्रीनगर कहाँ आता है, ऊपर आता है ना, ऊपर श्रीनगर आता है, और किसको जोड़ रहा है, कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी आता है। तो इसको जोड़ने वाला कॉरिडोर, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं ऑप्शन, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे नॉर्थ में क्या आता है और साउथ में क्या आता है। तो नॉर्थ में श्रीनगर आता है और साउथ में कन्याकुमारी आता है। तो इसको जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहलाता है, ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर फॉर द साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड ईस्टर्न रेलवे जोन। ओके, तो आपको बताना है हेडक्वार्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे का या ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप अगर आइडिया लगाएं तो आपको आइडिया लग जाएगा ईस्टर्न। तो ईस्टर्न में क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो बस वहीं से आइडिया लगा लीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोलकाता, ठीक है। आपको तरीका बता रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे जोन है तो ईस्टर्न किधर आता है, तो ईस्टर्न में कौन सा स्टेट आएगा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या होगी, कोलकाता। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता। तो हेडक्वार्टर क्या है इसका, कोलकाता। 6 नंबर में है, नैरो गॉज रेलवे लाइन इज फाउंड इन। जो नैरो रेलवे लाइन होती है, नैरो गेज, जो पटरी की चौड़ाई होती है ना, नैरो होती है, कुछ चौड़ी होती है कुछ नैरो होती है। तो उसके आधार पर यहाँ नैरो गैज वाली जो नैरो गॉज रेलवे लाइन होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये नैरो वाली जो है ये माउंटेन्स एरिया में चलती है। तो ध्यान रखिएगा, द नॉर्दर्न प्लेन नहीं होगा, द हिली एरियाज ऑफ द दार्जिलिंग, शिलोंग एंड ऊटी, यही आंसर होगा। क्योंकि हमने आपको बता दिया नैरो गॉज लाइन जो होती है रेलवे लाइन वो हिली एरियाज में माउंटेन साइड में चलती है। तो माउंटेन साइड आपको समझ में आ रहा है, दार्जिलिंग भी
पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, हिली एरियाज है, शिलोंग भी और ऊटी भी, इसलिए इसका आंसर यही वाला होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन नंबर, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी, क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटी टू सर्टिफाई। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म होता है वो सर्टिफिकेट देता है, अथॉरिटी देता है, सर्टिफाई करता है पिक्चर दिखानी है कि नहीं दिखानी है। वो कौन करता है, इंडियन फिल्म के लिए, या इंडियन एंड फॉरेन फिल्म के लिए, या रीजनल फिल्म के लिए, या फॉरेन फिल्म कमिंग टू इंडिया, या फॉरेन की फिल्म जो इंडिया में आ रही है। तो इसका आंसर होगा इंडियन फिल्म और फॉरेन फिल्म। ध्यान रखिएगा, इसके लिए सर्टिफाई करता है, इंडियन फिल्म के लिए सर्टिफाई करता है और फॉरेन फिल्म को सेंट्रल बोर्ड। आगे, और इसके वो भी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बदलते रहते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। जैसे आशा पारिक थी, जो सेंट्रल बोर्ड की जो थी आशा पारिक थी, वो सर्टिफाई करती थी पिक्चर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेशनल इंटीग्रेशन करता है, राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है, और सपोर्ट भी देता है लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाने वाली चीजें हैं, टोकरी है, डोलची है, कई सारी चीजें बनती है हाथ से बने, तो उनको प्रमोट करता है, उनको इनकरेज करता है। कल्चरल परस्यूट, कल्चरल के प्लेजर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्या वो टूरिज्म है कि स्पोर्ट है कि सर्विसेज है या नेशनल हेरिटेज है। तो इसका आंसर टूरिज्म होगा। ठीक है, जब टूरिस्ट लोग आते हैं ना तो वहां पर देखा होगा आपने, जो है हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, हाथ से बनाए हुए चीजें बनती है। तो वो जो है टूरिज्म जो होता है वो इनको सपोर्ट भी करता है, हाथ से बनी हुई चीजों की और कल्चरल परस्यूट को। ठीक है, यहीं पर क्लास को रखते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप देखें, समझें, याद करें, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जो है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।